नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार। कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य ने छात्र को दी खुलेआम धमकी। 2 साल पहले हुई मृतक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मंदिर निर्माण बना हत्या की वजह और महिला ने लगाया पति पर गंभीर आरोप। इन खबरों के अलावा अन्य खबरें देखते हैं विस्तार से। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य ने छात्र को खुलेआम धमकी दी है, जिसका वीडियो सौंपते हुए पीड़ित ने अतिरिक्त संचालक से शिकायत की है। अभी कल ही खबर आई कि नगर निगम रीवा के इंजीनियर साहब ने 108 में शिकायत करने वाले को बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी है। अब ताजा मामला शिक्षा के मंदिर से आया है। मामला आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का है, जहाँ के छात्र को महाविद्यालय की प्राचार्य ने छात्र ऋषु तिवारी को महाविद्यालय से MSc न करने की चेतावनी दी है। प्राचार्य की ये चेतावनी मीडिया के कैमरे में कैद हुई है, जिसे लेकर महाविद्यालय के छात्र अतिरिक्त संचालक कार्यालय पहुंचे और मांग की कि दादागिरी करने वाली प्राचार्य के खिलाफ कमेटी गठित की जाए और छात्रों को न्याय दिलाया जाए। दरअसल ऋषि तिवारी छात्र संगठन का नेतृत्व करते हैं, जिनके द्वारा अक्सर कॉलेज की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाता था। इतना ही नहीं, महाविद्यालय की अव्यवस्थाओं की शिकायत भी कई बार कर चुके हैं। ऋषि तिवारी के उक्त शिकायतों से नाराज प्रिंसिपल ने चेतावनी दी कि अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जवाबदारी स्वयं छात्र की होगी। दरअसल अब हर कोई त्वरित न्याय करना चाहता है, हर कोई तानाशाह बनना चाहता है, क्योंकि अब हम ऐसे ही माहौल में रहते हैं। हमारा मीडिया 24 घंटे इसी की तारीफ करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राचार्य महोदय का वो वीडियो, उसके बाद सुनते हैं छात्र का क्या कहना है। और अगर तुम आते हो तो तुम ये मान के चलो कि तुम अपने रिस्क पे आ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे नहीं आओ। तो मैम कॉलेज में अलॉट होगा तो नहीं आऊँगा। कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद भी तुम दूसरी चॉइस डाल सकते हो यदि तुम कुछ करना चाहते हो। और यदि तुम केवल नेतागिरी करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। अभी तो मैं सुनो, अभी तो मैं तुम्हारे लिए लड़ गई हूँ। अभी मैंने तुम्हारे लिए बहुत लड़ाई करी है ऋषि, और अब मैं किसी की बुरी नहीं बनूंगी, क्योंकि तुम मेरे कोई सगे नहीं। तुम खुद यहाँ पे आके चिल्लाते हो। मैम चिल्लाते हैं, छात्र भी को लेके करते हैं। मैम हमारा कॉलेज है, हम अपने ठीक है ना, तो मैंने सुन लिया ना, तो फिर वहीं पे आ गए। अभी भी मैं कह रही हूँ कि तुम MSc में यहाँ मत आओ, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम जानो। आगे नेक्स्ट पॉइंट बिना बात की बात कर रहे हैं। समझेगा नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उतने के बाद भी यदि ये नहीं समझा है तो इसने तय कर दिया है कि नहीं, ये नहीं डिसीजन ले पा रहा है। हम लोग आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र हैं। वहाँ की प्राचार्य द्वारा अक्सर छात्रों से बदतमीजी पूर्वक बात एवं दादागिरी वाले माहौल से वो गुजर रही हैं। हमको उन्होंने धमकी दी है कि आप यहाँ से MSc मत करिए, अन्यथा आपके साथ जो भी अप्रिय घटना होगी उसके जवाबदार हम नहीं होंगे, और कुछ भी हो सकता है आपके साथ। क्या है इस प्रकार की घटनाएं? हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद का एक ज्ञापन दिया, उसके माध्यम से हमने जो भी समस्याएं थी उसको हमने रखा। उसके बाद उन्होंने जो भी हमारी समस्या थी उसको पूरे स्वीकार करने से मना कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि अगर आप MSc में यहाँ होते तो आपके साथ कुछ भी होते तो उसके जवाबदार आप खुद होंगे, और आप यहाँ से एडमिशन नहीं लीजिए। इसके अलावा अगर आपका अलॉट भी हो गया है तो आप कैंसिल करवा के दूसरे कॉलेज में जाइए। आप सभी लोग विद्यार्थी परिषद से हैं? जी, हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद का ज्ञापन दिया था, और उन्होंने टारगेटेड मुझे ऐसा बोला था कि आप यहाँ मत लीजिए, नहीं आपके साथ जो भी होता है तो उसके जवाबदार आप खुद होंगे। और इस कारण से मैं पिछले 10 दिनों से ये घटना हुई है, 27 तारीख की घटना है, तो आज हिम्मत करके यहाँ पे आया हूँ कि अपने न्याय के लिए मैं यहाँ अतिरिक्त संचालक महोदय से बात करने के लिए आया हूँ। अब देखिए आगे अतिरिक्त संचालक महोदय क्या कार्यवाही करते हैं। प्राचार्य महोदय किस तरह का बोलने, कुछ वीडियो वगैरह भी कुछ आपके पास है? जी, वीडियो भी मेरे पास पूरी क्लिप है कि उन्होंने कैसे कैसे बात की है, उसमें मैंने संलग्न भी करवाई है सीडी को अतिरिक्त संचालक महोदय के ज्ञापन। सीधी जिले के मूत्र कांड के बाद अब रीवा जिले से चप्पल कांड सामने आया है। इन दिनों कांड पर कांड सामने आ रहे हैं, कभी मूत्र कांड तो कभी जूता कांड तो कभी चप्पल कांड। जी हां, हाल ही में सीधी जिले का मूत्र कांड पूरे देश भर में छाया रहा। अब सीधी किसी काम में आगे हो जाए और रीवा उससे पीछे हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। आखिर संभागीय मुख्यालय कमजोर कैसे हो सकता है? तो अब चप्पल से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 साल पुराना है। हालांकि रीवा 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि यह वीडियो कब का है, लेकिन जिस तरह से मारपीट की जा रही है उससे तो यही लगता है कि मारपीट करने वाला किसी बड़े पद पर है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला व्यक्ति दिनेश कुमार यादव गांव का सरपंच है। वीडियो गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत डिहिया नरसिंहपुर का बताया जा रहा है, और जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही है उसका नाम संतोष सिंह बताया गया है।
इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही गोविंदगढ़ थाना प्रभारी को जांच में लगा दिया गया है। जैसे ही पीड़ित सामने आता है तो मामले का खुलासा हो जाएगा। कुछ देर पहले संज्ञान में आया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है मारपीट कर रहा है। वीडियो को देखने से प्रथम दृष्टया ये महसूस होता है कि ये पिछली ठंड के सीजन का वीडियो है, वो पुराना है, लेकिन थाना प्रभारी गोविंदगढ़ को निर्देशित किया गया है और वो इसके पीड़ित का पता लगा रहे हैं कि पीड़ित कौन है, और जैसे ही पता लग जाता है उससे पूछताछ करने के बाद साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध की जाएगी। मारपीट करने वाले बताए जा रहे हैं कि सरपंच हैं वो वर्तमान में। अब ये जब फरियादी मिल जाए, पीड़ित मिल जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी इसमें। जी 2 साल पहले हुई हत्या का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण को लेकर आपसी विवाद के बाद वृद्ध की हत्या की गई थी। रीवा से 2 साल पहले गुम हुए इंसान की तलाश कर रही चोरहटा पुलिस की आखिरकार तलाश पूरी हो गई। पुलिस ने मृतक समयराज तिवारी का शव शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र स्थित एक कुएं से बरामद कर लिया। बरामद किए गए अवशेष का अब डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मृतक श्यामराज तिवारी आज से तकरीबन 2 साल पहले अपने घर से प्रयागराज तीर्थ के लिए निकले थे, जहां उनकी मुलाकात रामफल यादव निवासी छत्तीसगढ़ से हुई। गुमशुदा की तलाश कर रही चोरहटा पुलिस ने जब संदेह के आधार पर रामफल यादव से पूछताछ की तो पता चला कि रामफल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को शहडोल जिले के गोहपारू के कुएं में फेंक दिया था। आरोपी ने बताया कि उसने पैसों के लिए समयराज की हत्या की थी। रामफल का कहना है कि उसने अपनी जमीन बेचकर समयराज के बेटी के खाते में 6 लाख रुपए मंदिर बनवाने के लिए जमा किए थे, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा था, जिसके कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या के इस मामले में आरोपी रामफल यादव सहित उसके अन्य साथी राजू, लक्ष्मण और प्रवेश साहू को पुलिस ने छत्तीसगढ़, शहडोल और रीवा की संयुक्त कार्रवाई के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसलिए जानकारी आप लोगों को सबको उपलब्ध कराई गई थी। प्रकरण में विवेचना के दौरान थाना चोरहटा ने आगे अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया था कि जो मूल आरोपी था रामफल यादव, उससे पूछताछ पर जो मृतक है श्यामराज, इसकी बॉडी जो है गोपारू जिला शहडोल में लोगों ने मर्डर करके अपने साथी राजू, लक्ष्मण और प्रवेश साहू के साथ मिलकर किया था और एक निर्जन स्थान के स्थित कुएं में उसको डाल दिया गया था। लाश जब ऊपर आई थी तो स्थानीय थाने ने उसको जो है मर्ग कायम करके जांच की गई थी। क्योंकि वो अज्ञात शव था, वहाँ ये शव की जानकारी नहीं हो पाई संबंधित थाने को, तो उसका कफन दफन वहाँ कर दिया गया था, जिसे निकाल करके पूरा स्केलेटन चोरहटा पुलिस लेके आई है और इसका जो है विधिवत जांच कराया जाएगा, उसका डीएनए परीक्षण कराया जाएगा ताकि उनके परिवार से उनका डीएनए मैच करा करके ये सिद्ध किया जा सके कि ये बॉडी जो है रामराज की ही है, श्यामराज की ही है। तो हत्या का जो मूल कारण अभी तक जो समझ में आया है वो ये है कि रामफल यादव जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वो इनके साथ प्रयागराज में मुलाकात हुई थी और ये भिक्षाटन करते हैं बाबा बन करके, और इनका जब ये श्यामराज तिवारी से मकरट वाले से मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, इनकी एक ज़मीन भरूच नगर सतना में है जहाँ ये मंदिर बनाने की बात चल रही थी, जिसमें रामफल ने अपनी ज़मीन बेच करके 6 लाख रुपए उनकी बच्ची के अकाउंट में जमा कराए थे, ऐसा उनका कहना है, जिसकी वजह से ये हत्या का कारण बना। वो पैसा इनको वापस नहीं हो रहा था, ना ही मंदिर बन रहा था। इस बात से दुखी हो करके इनने जो है ये घटना कारित की है। क्रशर संचालकों के ऊपर की गई कार्रवाई के बाद भी अभी भी रीवा जिले में अवैध क्रशर संचालक उत्खनन नहीं रोक पा रहे हैं।
रीवा जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। हाल ही में याचिका दायर की गई थी जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रशर सील किए गए, लेकिन उक्त क्रशर और माइंस बदस्तूर जारी हैं, जिसके चलते क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जान आफत में पड़ी है। खासकर बनकुइया क्षेत्र में संचालित अवैध क्रशर और माइंस स्थानीय लोगों की जान की आफत बने हुए हैं। यहाँ डामर प्लांट और क्रशर से निकलने वाला धुआं जहाँ फिजा में जहर घोल रहा है, वहीं सड़क की दुर्घटनाओं में वृद्धि हो चुकी है, जिसके चलते कई बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय वाहन तक खाइयों में धंस जाते हैं, जिसके चलते बारिश के समय में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। और क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए जानते हैं। पानी भर बारिश होती है तो हम लोग के यहाँ रोड नहीं है, रोड में गड्ढा पानी भर जाता है, कोई वाहन नहीं आता है और बच्चन को पढ़ने को तकलीफ होता है, कोई एम्बुलेंस नहीं आती है, पैदल जाने में उसी में दिक्कत होती है हम लोग को। सकरवट है। हम गीता राजपूत। सामने डामर प्लांट यहाँ ये किसका है, कैसे प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे? ये है पवन पाठक के है। प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत धूरा जाती है, हम लोग के घर में धूरा भर जाता है, पूरा का खाना में कचड़ा, पानी में सब में कचड़ा भर जाता है। ये बाहर निकालते हैं पूरा धूरा भर जाता है घर में। ये किसका है? डामर प्लांट को किसका? पुष्पेंद्र सिंह को, पुष्पेंद्र सिंह पटेल को। इतना प्रदूषण हो रहा है, आप लोग शिकायत नहीं करती है जो अधिकारी आते हैं यहाँ पे? हम लोग कोई सुनता नहीं है। शिकायत की आप लोग कई बार? ये बनकुइया और सकरवट की रोड जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं आ पाती है, पैदल नहीं निकल पाते हैं लोग। बहुत समस्या, अगर बड़ा वाहन आ गया तो छोटे बच्चे लोग जाते हैं, छोटी गाड़ियाँ जाती हैं तो कहाँ साइड लें। 3 पोर्शन नीचे माइंस है, पानी का छींटा पड़ता है, बरसात है, कोई सुनवाई नहीं। कई बार कंप्लेन भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लगातार यहाँ धुआं जो फैला हुआ है, ये प्रदूषण चल रहा है, क्रशर चल रही है, डामर प्लांट चल रहे हैं, इनके भी शिकायत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसका ये डामर प्लांट? ये पुष्पेंद्र सिंह का डामर प्लांट है। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है और मैं पास के गांव बनकुइया का निवासी हूं। बनकुइया सकरवट तो एक ही पंचायत है और मैं कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहता हूं। इस रोड से सिर्फ आवागमन ही नहीं होता, जो ये बनकुइया मेन रोड से, बनकुइया से मरिया मेन रोड से ये सकरवट पहुंच मार्ग है, ये करीब 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर एकदम जार्जर है। साइड में जेपी की खदानें हैं दोनों तरफ और 20 से करीबन 15 फीट जो है तो मेन सड़क है। और ये करीब, मेरी उम्र 37 वर्ष है, मैं इसको ऐसे ही उसी हालत पे देख रहा हूँ। मैं जो भी घटनाएं होती हैं, कल के लिए दोष दे दिया जाता है, या तो ड्राइवर की गलती थी या तो गाड़ी ओवरलोड थी। इस रोड से जो है तो कई स्कूलों की बसें, मैजिक में छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, करीब एक मैजिक में जो है तो 20 परिवार के बच्चे जाते हैं। कल के लिए कोई घटना हो जाती है तो प्रशासन या कोई भी दोष दे देता है कि ओवरलोड गाड़ी थी इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन मैं, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों द्वारा पब्लिक के बीच या किसी नेता के बीच अगर जा रही है, से मेरे सिमरिया विधायक माननीय श्री KP त्रिपाठी जी के बीच अगर जा रही है, तो प्रयास करके मैं ये कहता हूं कि ना तो डामरीकरण करवाएं, ना इसको सीमेंटेड करवाएं, लेकिन इसको जो है तो इस हालत पे कर दें कि कोई भी आराम से निकल सके। क्योंकि किसी के परिवार के, किसी के घर के छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं और आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, ये तो सड़क है, यहाँ तो कोई भी आता जाता है। तो मेरी गुजारिश है माननीय KP त्रिपाठी जी से, वो वर्तमान हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए या कि प्रशासन तक पहुँच जाए, जो PWD के अधिकारी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर जाएगी। इस संबंध में आज रीवा कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। क्या कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का, जानने के लिए चलते हैं कांग्रेस कार्यालय। की अदालत में तो हम ऑलरेडी हैं, जनता की अदालत में तो हम हैं ही। जनता के बीच में तो गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, सड़क सड़क कांग्रेस इस मुद्दे को पहले भी ले जा चुकी है, अभी भी ले जा रही है। लोकतंत्र की, संविधान की हत्या का प्रयास किया गया है मोदी सरकार द्वारा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई, आप लोगों से हमने बड़े विस्तृत तरीके से बात की थी कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया था।
160 साल हो गए इस कानून को बने। 1860 में ये कानून बना था। आज तक की ये इतिहास की 160 के इतिहास की सबसे उच्चतम सजा कानून में दी गई है 2 वर्ष की। कौन सा अपराध राहुल गांधी ने किया था? राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में केवल एक प्रश्न रखा था कि भाई जितने चोर हैं जो देश छोड़ के भागते हैं, इनके नाम के सरनेम जो उपनाम होता है वो मोदी क्यों होता है? चुनावी सभा में आदमी, जैसा कि मोदी जी ने स्वीकार किया, भाजपा ने स्वीकार किया कि जुमले चलते रहते हैं, शगुफे छोड़े जाते हैं, इस किस्म के बहुत सारे कार्य जो हैं होते रहते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से, प्रेस के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ था उनकी सदस्यता समाप्त करने की। उनकी उस बात पे मोदी सरकार को इस बात से तकलीफ नहीं थी। पूर्णेश मोदी ने एक केस लगाया जिला न्यायालय में मानहानि का कि मोदी सरनेम के साथ उन्होंने किया। फिर उन्होंने खुद ही हाई कोर्ट में कहा कि इसकी सुनवाई पे रोक लगा दी जाए। ठीक है, अभी अवमान्यता नहीं है, कोई जो नाम मोदी सरनेम को लेके अब जो दिक्कत थी उनकी घट गई। इसके बाद राहुल गांधी जी संसद में प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि मोदी जी अडानी जी का जहाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो उस विदेश यात्रा के बाद अडानी के साथ एक व्यापारिक समझौता हो जाता है उस देश का, ऐसा दुर्लभ संयोग क्यों। तीसरी चीज वो बोलते हैं कि अडानी की शेल कंपनियों में जो 70,000 करोड़ रुपए लगा वो किसका? अगर वो किसी कांग्रेसी व्यक्ति का है, कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री का है, कांग्रेस के किसी नेता का है, तो उसको सजा दी जाए। जो यदि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का, विधायक का, सांसद का या मोदी जी एवं या उनके परिवार का है तो उनको भी न्याय संगत सजा दी जाए। इतना ही न राहुल गांधी ने बोला। इसके तुरंत बाद पूर्णेश मोदी को वो अपनी पुरानी याद आ जाती है मुकदमे की। वो भाग के हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट जाके कहते हैं नहीं वो जो मैंने रोक लगाई थी उस रोक को समाप्ति मानी जाए और उस पर कार्यवाही की जाए। जैसे ही अदालत में मोदी जी और अडानी के संबंधों की बात करते हैं राहुल गांधी, वो मुकदमा जिंदा कर दिया जाता है और इतनी तेजी से जिंदा किया जाता है कि हाई कोर्ट कहता है कि उसकी सुनवाई करे जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय 1 माह के अंदर राहुल गांधी पे 2 वर्ष की सजा सुना देता है, जो कि उच्चतम सजा है। 160 साल के इस कानून के इतिहास में किसी को मानहानि की 2 वर्ष की सजा नहीं हुई। राहुल गांधी को 2 ही वर्ष की क्यों कराई गई? 1 वर्ष 10 महीने की कर देते, 1 वर्ष 9 महीने की कर देते, 1 वर्ष 8 महीने की कर देते। 2 वर्ष के लिए इसलिए किया क्योंकि संसद की सदस्यता समाप्त करने के लिए न्यूनतम सजा। पति और सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पहाड़िया की रहने वाली एक पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंची और अपने पति की शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति शिवेंद्र उसके साथ आए दिन मारपीट करता है। जहां वो काम करता है वहां के लोगों से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कुछ तस्वीरें और वीडियो नग्न अवस्था की बनाई हैं, जिसे अब वो वायरल करने की धमकी दे रहा है। वहीं सास ससुर पर भी उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है और उसकी सास भी उसके साथ मारपीट करती है। फिलहाल महिला अपने मायके सिरमौर में रह रही है और अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी पति को पकड़कर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिसमें वीडियो बनाने की बात कही गई है। कल एक महिला ने अपनी मां के साथ में आके एक रिपोर्ट किया था कि उसका पति उसे मारपीट करता है और ये कहता है कि जो जहां वो काम करता है वहां उसके अधिकारियों के साथ संबंध बनाए, ऐसा उनका आरोप था। और उसने उनकी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी निकाला है, उससे वो ब्लैकमेल करना चाहता है। इस शिकायत पर थाना विश्वविद्यालय ने 294, 323, 506 का मुकदमा कायम किया था
और जो मोबाइल बताया गया था वो मोबाइल उसके पास था नहीं। अभी प्रकरण की विवेचना की जा रही है। यदि कुछ इस तरह का मामला या एविडेंस साक्ष्य में आते हैं तो उन धाराओं पे भी बढ़ाई जा कर के कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको 151 में प्लस जो आईपीसी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। वर्तमान में विवेचना जारी है। मोबाइल अभी तक मिला नहीं है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने वीडियो बनाया है और वीडियो अभी उपलब्ध भी नहीं हो पाया। मेरा मायका सियासी सिरमौर है। मेरी शादी सगरा पहाड़िया में हुई है। 26 मई 2022 में मेरी शादी हुई थी। 30 नवंबर को मेरी सास और बेटे की लड़ाई हुई थी, तो सास ने लड़के को जहर दे दिया था। शिवेंद्र कुमार साकेत को जहर दे दिया। फिर संजय हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, फिर वहाँ से मेंटल हॉस्पिटल के लिए बोल दिए थे। फिर वहाँ से वो भाग आया। 8 दिसंबर को हम भाग आए तो वहाँ से वो भाग आया। फिर 9 दिसंबर को सुबह इसकी मम्मी पापा, हमारा जेठ, लगड़ा जेठ है, बड़कवा जेठ है, देवर है, और ये सारे मिल के मुझे मारे। जितना मेरा जेवर था मायके का, ससुर का, सब मेरी सास चुरा के ले गई। ससुर मेरा कोने में मुझे ले जा के बोलता था मेरे साथ गलत कर। अपनी बड़ी वाली पुतहू को, मीना को रखा है। मुझे भी कहता कि तू भी फिजिकल हो, मैं नहीं होती। उसी मैटर में ये मारता है। 30 दिसंबर को जब मैं सबसे गुहार लगा रही थी, सेक्रेटरी, सरपंच, पटवारी बुलाया गया, गांव वालों बुलाया गया, लेकिन हमारे मम्मी पापा को नहीं बुलाया गया। मुझे पेटीकोट ब्लाउज में निकाले वहाँ बाहर। फिर गांव वाले के बीच में, सबके बीच में मुझे नंगी किया कि ये बैसिया है। फालतू इल्ज़ाम लगाया। मैं बोली अगर मैं हूँ तो मेरे मम्मी पापा को बुला दो, मैं चली जा, तो फिर भी कोई नहीं बुलाया। मेरे फूफा ससुर दूधनाथ, वो मेरे मायके में फ़ोन लगाए। जब सब लोग घर चले गए तो मुझे अंदर ले गए, तो मुझे तेल डाल के जलाने वाले थे। अचानक मेरे मम्मी पापा आए तो चोरी लगाने लगे। 5 तारीख को मैं मायके से आई। 5 तारीख को मैं मायके से आई, दोपहर 2 बजे को घर में आई तो ये लड़की बाजी किया था, रंडी लेके आया। तो मैं इससे पूछी कॉन्डम वगैरह पड़ा था कि ये कोई आया था, तो बोला हमारी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, मैं कमाता हूं, तू पैर की जूती है तो तू जूती जैसी रह। मैं बोली ठीक है, अभी शांत हो जाओ। फिर बोला अपने दोस्तों को बुलाया, फिर अपने सर को बुलाया। कहता है बीरपाल सर थे, संतोष सर थे, शिव और यादव था, लिपनिया का है, शिबू यादव था, सोनू यादव था। एकदम नंगी वीडियो बनाए, MS बनाए। बोले अगर तू मेरी बात न मानेगी, मेरे प्लांट वाले सर के साथ में सोएगी नहीं, धंधा नहीं करेगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तू धंधा कर, मैं धंधा करने के लिए मना कर दी कि तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं धंधा नहीं करूँगी। तो उसी मैटर में मुझे मारता है, प्रताड़ित करता है। झूठ बोल के राजीनामा कराया था। बोला राजी बाजी हो तो सारे जेवर दे देंगे। एक भी जेवर नहीं है जो पहनी थी मेरी मम्मी दी थी, एक बिछिया दी थी। राजी बाजी के बाद ये नहीं ला के दिया। वो भी आज 6 तारीख को 6/7/2023 को 2 बजे उतार लिया, पूरे जेवर उतार लिया मेरे, रख लिया। मुझे कहता है रंडी तो कहीं न जाबे, बांका रखा था काटने के लिए, कोई इसके आया है तो मैं धक्का दे के वहाँ से भागी हूँ, मुझे निकलने नहीं दे रहा था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084439। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। बीते 30 जून को डभौरा नगर पंचायत के पार्षद रविंद्र राय दीक्षित अपने परिजनों के साथ कुछ आदिवासी लोगों को साथ लेकर जमीन की नाप कराने गए थे। इसी दौरान हरिश्चंद्र मिश्रा सहित कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंचे और वाद विवाद करने लगे। उसके बाद मारपीट का भी प्रयास किया गया और मौके पर जमकर गाली गलौज की गई। साथ ही जमीन की नाप रोकने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद डभौरा पुलिस ने हरिश्चंद्र मिश्रा की ओर से रविंद्र राय दीक्षित सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही आदिवासियों के साथ मौके पर की गई गाली गलौज और हाथापाई के संबंध में डभौरा पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि इस वारदात का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग बंदूक लहराते नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। वहीं रविंद्र राय दीक्षित अपने समर्थकों के साथ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और हरिश्चंद्र मिश्रा सहित उनके साथ विवाद करने आए लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। 28 तारीख को माननीय तहसीलदार महोदय जिन्हें के आदेश से मेरी ज़मीन की नब्ती होनी थी डभौरा हल्के की, उसी के चलते 30 तारीख को आरआई साहब ने पटवारी साहब ने समय दिया ज़मीन नब्ती की, जिसकी नब्ती को लेकर मैं और मेरा परिवार और 20 आदिवासी भाइयों के साथ गया था मैं नब्ती के लिए, चूँकि उसमें चेनमैन पकड़नी पड़ती है। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो आरआई साहब उस दिन आए नहीं, तो हम लौट ही रहे थे। इतने में 5 से 6 लोग रोड से गाली देते हुए हम लोग के पास आए, जिसमें 3 लोग को हम पहचानते हैं, 3 को नहीं पहचानते, और जिसमें से एक हरिश्चंद्र मिश्रा जी हैं और एक कृष्ण केशव राय हैं और माधव राय जी हैं। ये 3 लोग गाली देते हुए आए, कुल्हाड़ी डंडा इनके हाथों में था और उसी को शिकायत को लेके हम लोग थाने में गए थे 30 तारीख को, जिसमें करीब 3 घंटे हम लोग बैठे रहे। मैं बैठा रहा और आदिवासी भाइयों से जो गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई, वो लोग बैठे रहे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो हम लोग की रिपोर्ट लिखी नहीं गई उस दिन, चूँकि थाने में जो कैमरा लगा उसमें भी आप देख सकते हैं 4 घंटे हम लोग थाने बैठे रहे, उस दिन आवेदन नहीं लिया गया। और एसडीओपी साहब 3 घंटे बाद आके बोलते हैं कि इनको जितने हैं ये साले सबको 307 में अंदर करो। बोले साहब हम लोग क्या जुर्म किया 307 में अंदर करोगे? तो बोलने लगे अगर आप लोग मुझसे उलझोगे जीत नहीं पाओगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके चलते फिर हम लोग वहाँ चले आए। फिर 4 तारीख को हम लोग पुनः गए लेके कि हमारी हैदराबाद से मालिक को चूना लगाकर भाग रहे नौकर को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव के नेतृत्व में रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने सिविल लाइन व चौराहा पुलिस के साथ बाईपास पर हैदराबाद से बिहार जाने वाली बस को बाईपास में रुकवाया। मालिक से नौकर ने चुराए हुए बैग बरामद किया है। सूत्रों की माने तो 12 लाख की जगह 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। रीवा पुलिस द्वारा हैदराबाद पुलिस को सूचना दी गई। हैदराबाद पुलिस रीवा रवाना हुई है। पकड़े गए युवक से रीवा पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। मिश्रा, ये बस खड़ी है आपकी, आप कंडक्टर हैं? नहीं, हम खलासी खलासी हैं जी। यहाँ पे कौन यात्री पकड़ा गया? कितने कैश के साथ पकड़ा गया? कैश तो सर नहीं मालूम है। हम लोग को वहाँ से फोन आया, हमारे टेबल से फोन आया। हाँ। एक सवारी है, मतलब वो कुछ कांड करके गया है। वो क्या कांड करके आया? अभी ये नहीं बोले क्या कांड करके आए हैं, तो बोले कि वो उतरने न पाए। हम आगे साहब लोग को फोन कर दिए हैं, तो आपको मिल जाएंगे, उतार लेंगे उसको। सवारी कहाँ का है? सवारी हैदराबाद से बैठा था, उसका पटना का टिकट बना हुआ है। टिकट है जी। आपका रसीद है उसकी? जी, टिकट उसके पास। टिकट की है जी। उसका कोई मतलब क्या संदिग्ध था? नहीं सर, हमारे जैसे साधारण आदमी। तो उसके साथ कुछ पैसा वैसा तो भी कोई ऐसी जानकारी नहीं हुई। कहाँ से पकड़ा है उसको? तो वो हैदराबाद से लेके आए हैं, लेकिन सर लोग ये हरिगांव जो टोल प्लाजा है ना, वहाँ से रिसीव कर लिए हैं। किस तरह से पकड़ा है उनको बस गाड़ी में जाके उतार के लेके चले आए हैं, हो गया। कितनी पुलिस थी? पुलिस वहाँ पे मतलब बहुत पुलिस थी, मतलब एसपी गाड़ी खड़ा खड़ी थी। कितने लोग थे? कम से कम 10-15 लोग थे, बहुत आदमी। जो मुलजिम पकड़ाया है वो कितने लोग थे? जो मुलजिम पकड़े हैं साहब लोग, मतलब बहुत आदमी, 10-15 लोग थे। गाड़ी पे मुलजिम एक है कोई एक है जी। एक छोटा सा बैग लिया है, पिट्ठू बैग सर, पाछे डाला। अब उसमें अंदर सर मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। आप बस में क्या है? बस में हम खलासी हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार मिश्रा। कहाँ से बस चलती, कहाँ तक? ये चलती है हैदराबाद से गोरखपुर।
गोरखपुर। जी सवारी 9 नंबर स्लीपर भी सिंगल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कलेक्ट्रेट में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा के मोहन सभागार में कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। संबंधित बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदाता सूची एवं अन्य मुद्दों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे तथा सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ व नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। 23 में विधानसभा आम निर्वाचन होना है, उसी के संबंध में आज आवश्यक प्रिपेयर्डनेस बैठक थी। आवश्यक व्यवस्थाएं कैसे सुनिश्चित की जाएंगी, विभिन्न सेक्टर्स में कैसे कार्य किया जाएगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, मतलब 2 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, फाइनल पब्लिकेशन 4 अक्टूबर को है। उसके संबंध में प्रिपेयर्डनेस बैठक थी। प्रिपेयर्डनेस बैठक का उद्देश्य यह है कि हमारी मतदाता सूची क्लीन रहे, सही रहे और किसी तरह की उसमें त्रुटियां न रहें। जो वास्तविक वोटर हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े रहें, इलेक्टर रोल में जुड़े रहें, और साथ ही साथ यदि किसी तरीके की वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं तो उसको कैसे शुद्धिकरण किया जाए, इसके संबंध में समस्त नोडल अधिकारी, विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी थे जो प्रिपेयर्डनेस बैठक में शामिल होना था, जिनको ईआरओ, एसडीएम्स, तहसीलदार और जनपद सीओ और नगर पालिका के अधिकारी थे, और साथ में सीडीपीओ जो हमारा जिले का जेंडर गैप है, महिलाओं का उसमें नाम नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे सुधार करें तथा अपने वोटर लिस्ट को 100% तथा चुनाव को बिल्कुल सरल तरीके से निर्बाध रूप से संचालित कैसे करें, इसकी प्लानिंग बैठक थी। इसके पूर्व कलेक्टर मैडम की ईसीआई के ऑफिसर्स के साथ बैठक। सिरमौर में पिछले 4 से 5 महीने में सिर्फ 1400 फॉर्म आए हैं अपने फॉर्म 6 के, यानी इतने ही लोग आपके यहाँ 18 से 19 में प्रवेश किए हैं क्या? तो सिरमौर को इसमें काम करने की जरूरत है। सिमरिया 2200 फॉर्म आए हैं, रीवा में इतना खराब ईपी रेशियो उसके बाद भी खाली 2000 फॉर्म है। तो आप इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग अपने आप से आगे आ रहे हैं वो अपना फॉर्म भरा के दे जाते होंगे जिनको जरूरत है। आजकल क्या है, ये आईडी के रूप में प्रयोग होता है तो लोग बनवा लेते हैं, लेकिन आपके बीएलओ इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।